देखिए, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का ही एक अंग कह सकते हैं आप, लेकिन इन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की जो चीजें पियाजे ने बताई हैं उसके अगेंस्ट या उससे हटकर इन्होंने सोचा, और वहां से इन्होंने क्या चीजें बताई हैं आइए जानते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होता है, चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो आप एक दृष्टिकोण से अगर समझेंगे, पियाजे के दृष्टिकोण से, तो उनका कहना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, है ना, ये उनकी कमी थी। इन्होंने उसका अपवाद किया और बोला कि नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ऐसा नहीं है कि बच्चे स्वयं के ही निर्माण ज्ञान स्वयं से ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनका मानना था कि सामाजिकता बहुत जरूरी है बच्चे के ज्ञान के निर्माण में, उसके संज्ञान के विकास में, है ना, संज्ञानात्मक विकास में। किस प्रकार से, ये पियाजे के विपरीत ज्ञान निर्माण को व्यक्तिगत भिन्नता न मानकर सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। ये कहते हैं कि ज्ञान का जो निर्माण है वो एक व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है कि आप इंडिविजुअली कुछ भी खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अपने माइंड में, कोई सी भी नॉलेज है, आप कमरे में बंद कमरे में बैठकर ही ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे को अगर ज्ञान देना है तो उसको थोड़ा समाज में निकालना पड़ता है ना। तो बच्चा क्या करता है, समाज में चीजों को देखकर भी काफी सारी चीजें सीखता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक जगह सेपरेट कर दिया जाए कि यहीं पर रहना है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करो, तो वो नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से मना करते हैं वो पियाजे के सिद्धांत की जो भी चीजें हैं, लेकिन वो उससे हटकर सोचते हैं। और देखिए, ये चीज हम पहले से ही समझते हुए आ रहे हैं कि जो भी शुरू में आया है, कोई भी मनोवैज्ञानिक है या शोध करता है, दार्शनिक है, उन्होंने जो भी अपने प्रयोगों के आधार पर कहा है, तो वो ये चीज कॉमन सी है कि उनके बाद वाले जो आते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते हैं, वो उससे हटके कुछ अलग चीजें सीखते हैं। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है और नई नई चीजें सामने निकल कर आती हैं जो कि हमें पढ़नी होती हैं। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। इनके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया किन्हीं अवस्थाओं तक ही सीमित नहीं रह सकती। ये बोलते हैं कि पियाजे ने जिस प्रकार से 4 अवस्थाएं बताई हैं तो सीमित कर दिया है, लिमिट्स कर दिए हैं कि इस दायरे से बाहर बच्चा नहीं सीख सकता। पियाजे का मानना ये था कि जो एज ग्रुप उनके अकॉर्डिंग है, जैसे जन्म से 2 वर्ष का है, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, फिर 11 से युवावस्था तक, किशोरावस्था तक का है, तो उस एज ग्रुप में उन्होंने कुछ चीजें बता रखी हैं कि बच्चा स्टार्टिंग में ये चीज सीखेगा, नेक्स्ट ग्रुप में ये चीज सीखेगा, उसके अगली स्टेज में ये चीज सीखेगा और फिर लास्ट वाली में ये चीज। तो वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे को जो जो चीजें नेचुरली जो वो चीजें सीखता है वो वो 2 वर्ष से पहले सीख लेगा, ठीक है, या फिर 7 वर्ष के बाद सीखेगा। वो क्रॉस नहीं करते थे, उनका मानना था कि 2 से 7 वर्ष यानी कि 2 से 7 वर्ष। हाँ, वो ये जरूर कहते थे कि कोई कोई इतना टैलेंटेड हो सकता है कि वो 7 वर्ष कंप्लीट ना होने से पहले ही सीख ले, है ना, ऐसा हो सकता है कि उसकी स्पीड तेज होने की वजह से वो थोड़ा सा कम टाइम ले, लेकिन ये नहीं है कि अवस्थाएं चेंज हो जाएंगी कि 2 से 7 वर्ष की जो चीजें बच्चा सीखता है, मतलब उस एज ग्रुप में जो बच्चा चीजें सीखता है वो 7 से 11 में जाकर सीखेगा, ठीक है। तो ये अपवाद है, ये गलत है। होता नहीं है कि बच्चा अपनी एज से या तो बहुत पहले सीख लेता है कुछ चीजों को या फिर लेट सीखता है। ऐसा आपने आपने भी अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 7 वर्ष तक उनको जो चीजें आ जानी चाहिए, मैं स्टडी की ही बात लेकर चलती हूँ, वो 11 प्लस के होते हैं तब जाकर सीखते हैं, है ना। कंपटीशन में भी ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से बच्चे का इस एजुकेशन गैप हो जाता है जिसकी वजह से वो चीजें भूल जाता है ना, और फिर वो बहुत लेट चीजों को सीख रहा होता है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करने में इसको दिक्कत हो रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अवस्थाएं उन्होंने तो निर्धारित कर दी थी कि इन अवस्थाओं में यही चीजें सीखेगा, है ना, इससे अलग हटके कुछ नहीं सीखेगा, ना एक ना फालतू ना कम। लेकिन ये बताते हैं कि अवस्थाओं तक ही दायरा सीमित नहीं है, अवस्थाओं से हटकर हम ये भी कह सकते हैं
कि 7 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष की आयु में जो चीजें उसके दिमाग में आनी चाहिए वो उसके दिमाग में पहले ही आ सकती हैं, ठीक है। या फिर 10 वर्ष के बच्चे के दिमाग में जो चीजें आनी चाहिए होती हैं वो आगे जाके आती है। मतलब लेट और अर्ली का सीन यहाँ पर देखने को मिलता है वाइगॉत्स्की के अनुसार। ये शिक्षा की प्रक्रिया को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, बिल्कुल। ये एजुकेशन जो है ये क्या है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है ना, ये एक सोशल प्रोसेस है। क्या आप बच्चे को अपने एजुकेशन घर में ही दे सकते हैं? देखिए, कुछ हद तक दे सकते हैं, लेकिन आप कहें कि मुझे तो 12th तक बच्चे को बाहर ही नहीं भेजना, है ना, या कोई भी क्लास तक आप कहते हैं कि मैं प्राइमरी एजुकेशन तो बच्चे को घर में ही दे दूंगा, आप उसको किताबी चीजें तो सिखा देंगे, लेकिन 5वीं तक बच्चा स्कूल में रहकर जो किताब से अलग सीखता है ना, साथ में बैठता है दोस्तों के बातचीत करता है, टीचर से इंटरेक्ट होता है, माहौल देखता है, खेल कूद में इन्वॉल्व होता है, और कुछ परफॉर्मेंस होती हैं या फिर जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। फेस्टिवल्स होते हैं, उनको किस तरीके से एक साथ में मनाया जाता है, और सारे लोग अलग अलग कैटेगरी से होते हैं, समुदाय से होते हैं, है ना, अलग अलग एरिया से होते हैं। तो वो एक सामाजिकता आपको कहाँ से सीखने को मिलती है? जो उसका बेस है स्कूल है, स्कूल से तो सामाजिकता आती है। तो सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि स्कूल शिक्षा का आधार है जिसमें भाषा की उपयोगिता व लोगों से अंत्यक्रिया करने को विशेष महत्व दिया गया है। बिल्कुल, आपकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है कहाँ पर? स्कूल में। बोली तो आप अपनी जो मदर टंग है वो तो आप घर में सीख लेते हैं, लेकिन एक जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, बात करने का जो तरीका है, कम्युनिकेट होने का तरीका है, ठीक है, आपका लैंग्वेज स्किल जब अच्छे होंगे तब आप किसी से कम्युनिकेट अच्छे से हो पाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि हम घर में तो किसी भी तरीके से बोल लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर बोलते हैं तो बहुत ही सहज भाव से बोलते हैं, यानी कि तरीके से बोलते हैं, सेंस में बोलते हैं। तो वो लैंग्वेज कहाँ से आती है? वो लैंग्वेज उस वातावरण में रहने से ही तो आती है। वो वातावरण कौन सा है? स्कूल का वातावरण है। तो आपके भाषा का विकास होता है, मतलब बच्चे की भाषा का विकास होता है। इसके साथ ही जब भाषा विकसित हो जाती है, बात करना आ जाता है, तो वो क्या करता है? बच्चों से, अपने साथ के बच्चों से, टीचर से स्टाफ मेंबर से, जो भी है वहां पर, उनसे क्या करता है? अंत्यक्रिया करता है, यानी कि परस्पर बातचीत करना, कुछ चीज लेन देन की है, ऐसे करके। तो वो वातावरण में काफी सारी चीजें सीखता है। अतः बालक के विकास में भाषा, सामाजिकता, संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन चीजों के बारे में वाइगॉत्स्की बात करते हैं वो सारी चीजें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। प्याजे भी भाषा के बारे में बात करते हैं, इन्होंने भी की है। ये भाषा को प्राथमिकता देते हैं, जबकि वो कहते हैं कि पहले उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके बाद भाषा विकसित होगी। ये कहते हैं कि जब भाषा विकसित हो जाएगी तब ही बच्चा सामाजिक बनेगा, और सामाजिकता से ही उसको चीजें समझ में आएंगी, काफी सारी चीजें वो सीखेगा। जब तक उसको भाषा ही नहीं आएगी, वो बातचीत कैसे करेगा? बातचीत नहीं करेगा तो वो किसी से वार्तालाप किस प्रकार से कर पाएगा? और वार्तालाप नहीं करेगा तो ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होगा? कोई चीज पूछनी है, समझनी है, तो वो चीज कैसे होगी? ठीक है। तो ये वाइगॉत्स्की की कुछ आधारभूत चीजें थी, तो जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं वाइगॉत्स्की के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। तो विशेषताओं में जो पहली चीज है ये है अन्योन क्रिया करना या फिर संवाद करना, किसी के साथ कम्युनिकेट होना, ठीक है, इंटरेक्ट होना। बच्चा कई बार ऐसा होता है कि परिवार में जो उसके सदस्य हैं उनसे वो इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, टीचर के साथ इंटरेक्ट होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है, या बाहरी किसी भी व्यक्ति के साथ वो इंटरेक्ट होता है। इंटरेक्ट होने का बेस क्या होना चाहिए? सामाजिकता। बच्चे के अंदर अगर सामाजिकता नहीं होगी तो वो किसी से कैसे इंटरेक्ट होगा? सामाजिकता का मतलब पब्लिक होना नहीं है। सामाजिकता का मतलब है कि अपने परिवार से या एक सीमित दायरे से बाहर निकलना, ठीक है। बच्चा जो है वो अपने घर में अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पा रहा, अगर वो अपने टीचर से शेयर करता है। और देखिए, टीचर का भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई से हट के भी अगर बच्चा दिख रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है चीजों को, तो उसके पीछे के जो रीजन है वो कभी पूछ लिए, बातचीत कर ली, तो ऐसे में बच्चे में खुलापन आ जाता है और बच्चा अपनी समस्याओं को क्या करने लगता है? टीचर को बताने लगता है।
और ऐसा करके बच्चे का जो स्वभाव है वो पहले से बेहतर हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ, उसको समझने वाला, सुनने वाला कोई तो है, ठीक है, जो उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है और उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। तो बच्चा इंटरेक्ट होने लगता है। तो ये इंटरेक्शन जो है ये किसी एक बंदे के साथ नहीं हो सकता, एक से ज्यादा के साथ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही हो, स्कूल से बाहर आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है किसी के साथ, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो बच्चे का इंटरेक्शन जो है वो कितना प्रभावी रहता है, ये चीज इन्होंने बताई है। सेकंड देखते हैं, सह निर्माण यानी कि को कंस्ट्रक्शन। यहाँ सी लगेगा, ठीक है। करना क्या होता है इसमें, किसी के साथ सहभावना से, मतलब कहने का ये है कि बच्चा आपने उसको समाज में तो निकाल दिया, जैसे वो परिवार से हटके स्कूल में चीजें सीख रहा है, लेकिन अगर वो ग्रुप में कोई चीज करता है तो उसको समूह कार्य करना आ जाता है कि समूह में कार्य किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। बच्चा अपने से जो सीनियर बच्चे हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पर जो उसके सोच समझ की जो संरचना बन रही है वो कैसे बन रही है, वो उसके खुद के व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बन रही है। व्यक्तिगत अनुभव से हटकर वो एक दो या अपने ग्रुप में रहकर साथ में काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, सहयोग की भावना आती है। तो सह निर्माण का मतलब वही है कि अब सहयोग में रहकर कुछ चीज सीखते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर है। तीसरा देखते हैं, भाषा व विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स। देखिए, भाषा अगर आपकी अच्छी होगी, मतलब बच्चे की भाषा अगर अच्छी होगी तो टीचर को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज ये होती है कि आप अगर एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब बच्चे को स्कूली भाषा जो होती है या फिर एक जो औपचारिक भाषा है वो आती है, तो वो अपने विचारों को भी प्रकट कर पाता है। आपने देखा होगा कि किसी दूर दराज से या एक कह सकते हैं कि किसी बच्चे की लैंग्वेज जो है वो बाकी बच्चे से हटकर है ना, बाकी बच्चों से हटकर है। तो टीचर के साथ या बच्चों के साथ टीचर तो एक बार को समझने की कोशिश भी करेगा, लेकिन बाकी बच्चे इसका मजाक बनाने लगते हैं। तो अपनी भाषा को वो, मतलब अपने विचारों को वो भाषा के द्वारा समझा नहीं पाता, ठीक है। तो बच्चे की जो भाषा है उस पर उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है कि बच्चे की भाषा पर भी काम किया जाना चाहिए कि उसको कहाँ पर क्या चीजें बोलनी है, क्या कुछ। तो बच्चे को भाषा सिखाने के लिए आपको खुद का वातावरण भी क्या करना होगा, ठीक करना होगा। बच्चा भाषा सीखेगा, भाषा से वो अपने विचार व्यक्त कर पाएगा, है ना, और वहां से क्या होगा, वो सामाजिक बनेगा। आगे देखते हैं, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, ये भी बहुत जरूरी है। बच्चा खुद में बुदबुदाता है कोई चीज अपने आप में ही, देखा होगा आपने 5-7 साल के बच्चे या इससे थोड़े बड़े भी, कई बार बड़े बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। तो अपने आपस में बैठ, मतलब खुद ही बैठे हैं, वो खिलौने से खेल रहे हैं, गुड्डा गुड़िया से खेल रहे हैं, या फिर किसी भी कोई भी गेम चल रहा है उनके दिमाग में कि मैं टीचर हूँ और मेरे सामने बैठा ये स्टूडेंट है। तो जो चीजें वो अपने वातावरण में देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, उसी चीज को फॉलो करते हुए वो अपने गेम में अप्लाई करते हैं और प्राइवेट स्पीच का यूज करते हैं। और प्राइवेट स्पीच भी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा खुद से जब बात करना सीखता है तो वो वहां से भी ओपन होना मतलब ओपन होने लगता है। बच्चा क्या करता है ना, किसी भी चीज को देख करके ये वो चीज है, इमेजिन कर लिया कि ये वो चीज है, ये मेरे टीचर हैं, या फिर ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है। या बच्चे बहुत सारे गेम होते हैं ऐसे, मैं दिमाग में एकदम से नहीं आ रहे, जो खुद से ही करेक्टर बनाते हैं अपना भी और सामने रखी चीज का भी, और अपने में स्पीच देने लगते हैं। या गेम से भी हटकर बात करें तो बच्चा, जैसे कभी कभी होता है ना, खुद से कहता है कि अरे मैं तो ऐसे करना चाह रहा था लेकिन ऐसे हुआ नहीं, मुझे ऐसे याद करना था, ऐसे लिखना था, ये वाला काम रह रहा है, वो वाली चीज रह रही है। तो दिमाग में कोई भी प्रेशर है उसको वो प्राइवेट स्पीच के माध्यम से निकाल देते हैं। तो प्राइवेट स्पीच भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला देखते हैं, वयस्क सहायता, स्कैप होल्डिंग। ये किसी एडल्ट द्वारा जब बच्चे को हेल्प दी जाती है, कोई ऐसा काम है जो बच्चे के लिए, मतलब किसी बड़े को वहां पर खड़ा होना पड़ेगा, किसी बड़े को या फिर उस इंसान को जो बच्चे से ज्यादा समझ रखता है उस चीज को लेकर, ठीक है। बच्चे को मान लीजिए साइकिल चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाने के लिए उसको पता है कि मतलब मुझे कैसे कैसे स्टार्ट करना है,
पर वहां पर कोई मौजूद भी होना चाहिए, उससे सीनियर होना चाहिए, उससे एज, चलो उसके साथ का भी है तो वो संभाल नहीं पाएगा उसको। तो कहने का मतलब है कि यहाँ लास्ट पॉइंट यही आता है कि कोई बड़ा होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, और वो क्या करेगा, उसको सहारा देगा। मान लीजिए जहां पर भी वो लड़खड़ाएगा या गिरेगा तो जो बड़ा बंदा है वो उसको क्या करेगा, संभाल लेगा। ये तो साइकिल चलाने की बात हो गई। किसी और चीज को भी सीखने में आ, बच्चा किसी की हेल्प लेता है, वो हेल्प उसके साथ के बंदे की भी हो सकती है, बच्चे की भी हो सकती है, या खुद से थोड़े से बड़े बच्चे की भी हो सकती है जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता हो। लेकिन जब प्रैक्टिकल चीजों की बात होती है तो वहां पर वयस्क को रखना चाहिए, क्योंकि वयस्क जो है वो छोटे बच्चों के मुकाबले अच्छे से संभाल पाएंगे सिचुएशन को, सहारा दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग किसको बताया गया है, वयस्क सहायता को, तो स्पेशली यहाँ पर एडल्ट को ही रखा गया है। नेक्स्ट है संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बाकी वैसे आपको बता दूं कि ये वो क्षेत्र है, वो संभावित क्षेत्र है, विकास का संभावित क्षेत्र। ठीक है, तो इसको समझते हैं यहाँ पर तीन स्टेप्स में। पहला स्टेप है कि कोई काम बच्चा खुद से कर सकता है, तो वहां पर उसको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चे को लिखना आ गया है तो अब वो राइटिंग कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप उसको पेन पकड़ना सिखाएंगे या पेन पकड़े रहेंगे उसके साथ में कि इस तरीके से लिख, तो बच्चे का क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है कि मुझे जब आता है मैं कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ, तो मुझे आई हैव नो नीड। ठीक है, तो दूसरे पे जब हम आएंगे, यहाँ पर आने से पहले हम तीसरे पर क्रॉस करते हैं। पहले में बच्चा खुद से कोई काम कर सकता है, ठीक है, या सीख सकता है। तीसरे में बच्चा खुद से नहीं कर सकता है, मतलब कोई काम ऐसा है जो बच्चा कर सकता है, कोई काम ऐसा है जो बच्चा नहीं कर सकता है। कर सकता है और नहीं कर सकता है, यानी कि जो काम वो कर सकता है वहां से लेकर नहीं कर सकता है। जैसे बच्चे ने बोल दिया कि ये मेरे से नहीं होगा, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे तो, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मुझे तो आता है, ठीक है, तो वो तो कर सकता है। लेकिन जब वही बच्चा ये कह रहा था पहले कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, तो करने, कर सकने और ना कर सकने के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। कोई काम कर पाना, कोई काम नहीं कर पाना, मतलब कोई काम कर पाना और नहीं कर पाना, उसके बीच में क्या है, संभावना ही तो है। तो वो संभावित क्षेत्र है कि आप कर सकते हो, ये अच्छी बात है, आप नहीं कर सकते हो तो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या कहता है कि नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बच्चे ने एक काम तो खुद से कर लिया, दूसरे के लिए वो ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसको वहां पर भी वो ये कह सके कि मैं इसको कर सकता हूं। इस चीज तक पहुंचाने के लिए, उसका उतना विकास करने के लिए इस क्षेत्र को कवर करना होता है। इस क्षेत्र को कवर करने के लिए नीड किसकी होती है, उस बंदे की होगी जिसको वो सिखाना आता हो, यानी कि MKO होना चाहिए वो बंदा, मोर नॉलेजेबल अदर। जो भी उस बच्चे को नहीं कर पाने वाले काम को सिखाएगा तो वो इस बच्चे से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नॉलेज में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ताकि वो उसको अच्छे से सिखा पाए। तो यहाँ पर MKO किसको बोला गया है, ये फुल फॉर्म आ जाती है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। तो कोई ऐसा अन्य जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता हो वो सहारा देगा ये जो क्षेत्र है इसको कवर करने में। ठीक है, किस प्रकार से देगा, स्कैफ फोल्डिंग के माध्यम से। स्कैफ फोल्डिंग मैंने बता दिया अभी, इसको पाड़ या मचान भी कहा जाता है, आम भाषा में इसको सहारा देना, सहायता करना, सहयोग करना। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है, वयस्क के द्वारा। जैसे साइकिल का एग्जाम्पल था, ठीक है, या कोई गेम का एग्जाम्पल है, तो बच्चे ने कहा, जैसे बच्चों की जो कार होती है छोटी वाली, एक बच्चा कह रहा है कि मैं चला सकता हूँ, उसको तो नीड ही नहीं है तो वो चला ही रहा है। एक बच्चा कह रहा है मैं नहीं चला सकता, तो नहीं चलाने वाले को चला सकने वाले के बराबर लाने के लिए एक हेल्प की जरूरत होती है, उस हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये हेल्प किसके द्वारा दी जाती है, जो उस बच्चे से ज्यादा ज्ञानी हो सिखाने को लेकर। अब वहां आसपास में जो स्टाफ खड़ा होता है वो सिखाएगा, बच्चे को बताएगा कि इस तरीके से चलाना है आपको, तो वो कौन हो गया, MKO हो गया। ठीक है, सहारा देना स्कैफोल्डिंग हो गया। ZPD वो क्षेत्र है जो कवर कराना है हमें, जहां पर वो घबरा रहा था कि मैं नहीं कर सकता।
ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, संभावनाएं तो हैं, हम खड़े हैं, हम सहारा देंगे। तो ये ZPD इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये किसकी विशेषताएं थी, ये थी वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं। आगे जानते हैं प्रतिनिधित्व के प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार है संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, जिसे इंग्लिश में इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, और ये एक्शन बेस्ड होता है बच्चों में। ठीक है, इसका समय कितना दे रखा है, प्रथम वर्ष के उत्तरार्ध में, यानी कि बच्चे के जन्म से जो पहला वर्ष होता है उसका उत्तरार्ध, यानी कि लास्ट के मतलब पहले वर्ष के जो बाद के 6 महीने हैं उसमें यह आत्म केंद्रित होता है, यानी कि बच्चा इसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है। ठीक है, तो जैसे अंगूठा चूसने की क्रिया है, या फिर कुछ भी चीज, जैसे बच्चा होता है ना कई बार कि हमारा हाथ पकड़ लेता है, ऐसे उंगली उसने दबा ली, खोल ही नहीं रहा है, तो वो उसको ये नहीं है कि हाँ कि उसका मोटिव है कि उसको ये काम करना है, लेकिन वो अनैच्छिक रूप से कुछ भी काम करने लगता है, और उसमें वो क्या होता है कि उसका पूरा फोकस उसी पर ही होता है, आत्म केंद्रित होता है वो, है ना। इसमें बच्चा वातावरण में मौजूद वस्तुओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देता है, यानी कि वो क्या करने लगता है, रिस्पॉन्ड करने लगता है एक्शन के बेस्ड पर, एक्शन के बेस पर वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। किस प्रकार से करता है वो, जैसे खिलौने से खेलना हो गया, है ना। अगर कोई खिलौना ऐसा है जिसको मारने से वो रोने लगता है ना, तो बच्चा खुश हो रहा है, या वो हंस रहा है तो बच्चा भी खुश हो रहा है। तो ऐसे करके कुछ भी है जो जिससे प्रतिक्रिया वापस आती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। तो वातावरण में जो मौजूद वस्तु है, अगर उसको खुशी मिलती है कि उसने बोतल नीचे गिरा दी, ठीक है, वो फिर से उठा के फिर रखेगा, या जैसे कोई बड़ा है तो उसने बोतल रख दी, वो फिर से उठा के नीचे करेगा। जैसे बच्चे को अगर किसी भी काम को करने में खुशी मिलती है, कोई सामान फेंकने में या इधर उधर रखने में, तो बच्चा उस काम को दोहराएगा। ठीक है, तो वो किसी की सुनेगा नहीं। हालांकि ये 6 महीने बाद का प्रोसेस है, यानी कि प्रथम वर्ष के अंत के जो 6 महीने हैं उसमें, तो यहाँ पर बच्चा वो छोटी मोटी चीजें जो करता है, तो वही इसमें बता रखी। दूसरा समझते हैं दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, यानी कि आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। दृश्य छवि के माध्यम से बालकों द्वारा प्रतिनिधित्व करना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये इमेज बेस्ड होता है, आइकॉनिक बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा 1 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें क्या होता है, इमेजेस के माध्यम से सीखता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी पिक्चर को देखकर बच्चा सीख रहा है, उसकी छवि दिमाग में बिठाता है, और उससे वो प्रतिनिधित्व करता है कि नेक्स्ट टाइम वैसी चीज से उसको किस प्रकार से उसका जो पहला अनुभव है वो काम आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें मानचित्र, आरेख, चित्र आदि के माध्यम से बच्चा अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाता है, यानी कि वो चीजें जो नॉन कॉन्क्रीट हैं उनको वो समझ पाता है। उसके सामने अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो भी उसने क्योंकि दिमाग में इमेजिन कर रखा है, इमेज इसके दिमाग में बैठी हुई है किसी चीज की, तो वो उसको क्या कर पाता है, सोच समझ पाता है, उस पर विचार कर पाता है। नेक्स्ट लाइन, यह प्रत्यक्षीकरण को क्रिया से अलग करता है, यानी कि सामने जो चीज मौजूद है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, उसको क्रिया से अलग करना। क्रिया से अलग करना का मतलब ये है कि वो चीज तो मौजूद नहीं है, लेकिन उस चीज के बारे में मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है, एक तस्वीर छपी हुई है, उस छवि को मैं ध्यान करके जो भी मुझे उस पर प्रतिक्रिया देनी होगी वो उस पर दूंगी। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार हमने समझ लिए। अब देखते हैं तीसरा। अब समझते हैं तीसरे चरण को, जिसका नाम है सांकेतिक या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये लैंग्वेज बेस्ड है। इसमें शब्दों को प्रतीकों के रूप में यूज किया जाता है। किस प्रकार से, देखिए, बालक द्वारा अपनी अवधारणाओं को सांकेतिक रूप देना, उनकी जो विचार है, उनकी जो बात है ना, अभिव्यक्ति का माध्यम अब यहाँ क्या हो जा रहे हैं, संकेत हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा संकेत के माध्यम से भी अब क्या करता है, अपनी जो लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप करने लगता है। यह 7 वर्ष के लगभग शुरू होता है। इसमें बच्चे अपने ज्ञान को संरक्षित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, यही चीज पहले लिखी हुई है, बस शब्दों का हेरफेर है। देखिए, प्रतिनिधित्व मतलब वही संरक्षण जो आप भविष्य की घटनाओं के लिए अपने पूर्व अनुभव को उपयोग में लाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने जो पिछले 2 चरणों में जो चीजें सीखी हैं उनके आधार पर अब प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से वो संरक्षण अपना जमाते हैं।
अन्य दो चरणों से जुड़े प्रतीकों को इस अवस्था में समझ पाता है बच्चा, किस आधार पर, संकेतों के आधार पर। यानी कि पिछली दो चरणों की जो बातें हैं वो ये है कि पहले में बच्चा क्रियाओं के माध्यम से संरक्षण करता है कि इस क्रिया का जो है अनुभव वो भविष्य में किस प्रकार से काम में आएगा। ठीक है, वो ये सोच कर नहीं करता कि काम आएगा, लेकिन हाँ उसको एक अनुभव मिला है कुछ भी क्रिया करने से, तो ठीक है वो बाद में काम आता है। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा आइकॉनिक, यानी कि छवि के माध्यम से, किसी इमेज के माध्यम से बच्चा तस्वीरों के माध्यम से संरक्षण करता है, और जो कि उसके तस्वीरों के माध्यम से जो उसको अनुभव मिला है वो उसके नवीन ज्ञान में काम आएगा। इसी प्रकार से अब उन दोनों चरणों का, अब ये जो तीसरा चरण है उनसे जुड़ा हुआ, ये क्या कहता है कि बच्चे की जो भाषा विकसित हो चुकी है उससे कुछ शब्दों को वो सांकेतिक रूप में संरक्षित करता है, जो कि वो आगे उसके नवीन ज्ञान में काम आते हैं। ठीक है, इनके अनुसार पाठ्यक्रम को कुंडलाकार यानी कि स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है, तरीके से बनाना चाहिए। ये इससे अलग हटके एक चीज है जो कि मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये बोलते थे कि स्पाइरल बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। स्पाइरल, ये स्प्रिंग वाला जो शेप होती है यानी कि जनरल टू कॉम्प्लेक्स, शुरू में चीजें सामान्य होंगी, उसके बाद वो जटिल होती जाएंगी, जटिल होती जाएंगी, जटिल होती जाएंगी। और इस प्रकार से इनका कहना है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि स्पाइरल की जो पहली सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है, वो नवीन ज्ञान में काम आ रहा है। टर्न होते पर देख रहे हो ना आपकी जो वायर होता है, वो वायर क्या होता है, या स्प्रिंग जो भी है, वो दूसरे वाले जो सर्कल को बनाने में हेल्प कर रही है, दूसरे वाला तीसरे वाले को। इस प्रकार से आपको जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, वो इस कॉम्प्लेक्स होता जाता है। कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से होगा, देखिए शुरू में चीजें सामान्य रहेंगी, फिर थोड़ी जटिल, फिर और जटिल, इस प्रकार से जटिलता बढ़ती जाएगी। लेकिन उस जटिलता में सहयोग कौन कर रहा है, मतलब जटिलता तो हो रही है, लेकिन आपका जो पूर्व ज्ञान है वो आपको हेल्प करेगा आपके नवीन ज्ञान को अर्जन करने में। तो वो इस प्रकार से जो शेप से ही आप समझ गए होंगे। तो इनका कहना था कि पाठ्यक्रम स्पाइरल बेस्ड होना चाहिए, स्पाइरल फॉर्म में होना चाहिए, ताकि बच्चे ने जो पिछली क्लास में सीखा था उससे जोड़कर उसको अगली क्लास में सिखाया जाए। या आप देखते भी होंगे गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक्स होती हैं, जैसे एनसीईआरटी की हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो सीबीएसई बेस्ड आप प्राइमरी स्कूल की भी बुक्स देखेंगे, तो अगर सेकंड चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में जो भी चीज सीखी है वो सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में उसके बारे में कुछ ना कुछ अनुभव दे रखा होगा, या फिर बच्चे को ये खुद ही महसूस हो जाएगा कि सेकंड चैप्टर में वो जो भी चीज कर रहा है स्टार्टिंग में वो पहले वो कर चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी चाहे क्लास का टर्न हो, चैप्टर का टर्न हो, सिलेबस का टर्न हो, कैसे भी हो, तो वो जोड़ के रखना है, किससे, पिछले वाले से, ताकि बच्चे का पूर्व ज्ञान पहले सामने आ जाए, नवीन ज्ञान को उसको बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना ले कि इसमें क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। वो स्टार्टिंग ही उसकी ऐसी हो कि वो उसका पिछला ज्ञान जो है वो उसके सामने आ जाए। तो ये चीजें किसके बारे में थी, जेरोम ब्रूनर के बारे में।